दोस्तों नमस्कार। हलाल का मुद्दा आज हर जगह छाया हुआ है। कारण बहुत सिंपल है। योगी सरकार ने यूपी में हलाल पे जो प्रतिबंध लगाने की घोषणा करी है, उसमें ये कहीं ना कहीं कोई सच्चाई जरूर है। और जहां तक हलाल की बात है, शायद लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि हलाल का भारत की अर्थव्यवस्था पे कितना खतरनाक और घातक प्रभाव पड़ेगा। समाज में किस तरह से बंटवारा होगा और किस तरह से जो हलाल की व्यवस्था है वो भारत के संविधान के खिलाफ है। कारण यह है कि लोग डिटेल में हलाल के बारे में ना तो जानते हैं ना समझते हैं। उन्होंने सिर्फ इसको एक प्रोडक्ट लेबलिंग का मुद्दा बना के और बहस शुरू कर दी। आज की चर्चा में दोस्तों मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि हलाल क्या है, हलाल किन प्रोडक्ट्स पे दिया जाता है, उसकी कंडीशंस क्या हैं और इसका भारत की अर्थव्यवस्था में और आपके जीवन में किस तरह से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम तथ्यों को नहीं जानेंगे हम लॉजिकल डिस्कशन नहीं कर पाएंगे। तो इस आज के वीडियो का पूरा प्रयास यह है कि मैं आप तक हलाल की जानकारी पहुंचाऊं, सही जानकारी तथ्यों के आधार पे। और मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि ये इंफॉर्मेशन आपको कहीं किसी और चैनल पे नहीं मिलेगी, ना इस मुद्दे को कोई मेन लाइन टीवी डिस्कस करेगा, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव रिलीजियस मुद्दा है। और आपके सामने मैं आज ये सारे तथ्य और फैक्ट्स डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ रखने वाला। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें, परिवारों में भी शेयर करें, क्योंकि जिस आप हलाल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं उसके बारे में जानना जरूरी है। तो इसीलिए आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को शेयर भी कर लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले जिस बात को आपको ध्यान रखना है, हलाल एक मुस्लिम स्कूल ऑफ थॉट की क्रिएशन है। मुसलमानों का जो धर्म है, जो इस्लाम धर्म है, जो हलाल है वो शरिया के कानूनों पर आधारित है। इस बात को आपको समझना होगा। इसका मतलब जो भी लोग हलाल के प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं उनको शरिया के कानून आने चाहिए। इसका मतलब आपको इस्लाम धर्म के बारे में जानना चाहिए और उसको अपनाना चाहिए, तभी आप हलाल प्रोडक्ट बना पाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। आप जब एक्सपोर्ट्स की भी बात कर रहे हैं, अगर आप हिंदू एक्सपोर्टर भी हैं तो आपके सिस्टम में शरिया कानून होना चाहिए। शरिया कानून के हिसाब से वो प्रोडक्ट अगर आप बना पाएंगे तब आप उस पे हलाल लिख पाएंगे और आप उसको एक्सपोर्ट कर पाएंगे। इस बात को आपको समझना होगा। तो पहली बात तो ये है कि जहां पे भी हलाल मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं, उन पूरी ऑर्गेनाइजेशन और सिस्टम को इस्लामिक मान्यताओं के हिसाब से ही चलना होगा, नहीं तो आप उसको हलाल नहीं कह सकते। और शरिया कानून के हिसाब से जो उसमें गाइडलाइंस दी गई हैं उस हिसाब से आपको प्रोडक्ट बनाना होगा। तो पहला आधारभूत जानकारी ये है। क्या आपने जानकारी किसी टीवी पे डिस्कस होते सुनी कि आप चाहे हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, अगर आप अपने प्रोडक्ट पे हलाल का लेबलिंग चाहते हैं तो आपको शरिया कानून के हिसाब से, इस्लामिक कानूनों के हिसाब से ही प्रोडक्ट बनाना होगा। आपके भारत सरकार का कानून उस पर लागू नहीं होगा, आपका संविधान भी उस पर लागू नहीं होगा। इस बात को आपको समझना होगा, और कैसे नहीं होगा यह मैं आपको आगे बताना वाला। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझने वाली है वो ये है कि जब हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि मुस्लिम कंज्यूमर्स और कंट्रीज, करीब 54 कंट्रीज हैं, 54 कंट्री हैं जो इस्लाम को मानते हैं, इस्लामिक धर्म को अपना राष्ट्रीय धर्म मानते हैं। इसका मतलब अगर वहां कोई भी आप प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको हलाल का सर्टिफिकेट चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपको इस्लाम पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी आपको वो एक्सपोर्ट मार्केट का एक्सेस मिलेगा। तो ये आपको अपने धर्म के प्रति
आकर्षित और उसकी फिलॉसफी को समझाने का एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है। हिंदुस्तान में हमने जैन धर्म अपनाया। कहीं आपने लोगो देखा कि ये जैन फूड है? इसका कोई लोगो बनाया हमने आज तक? वैष्णव फूड है, सात्विक फूड है, कभी आपने कोई लोगो बनाया? ये हमारी मूर्खता है। ये हिंदू समाज की मूर्खता है कि हम अपनी ताकत को बाजार में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। ना इस पे भारत सरकार के डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, ना वह अधिकारी काम कर रहे हैं, ना हमारे इंस्टीट्यूशन काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको सिर्फ नौकरी से मतलब है और तनख्वाह से मतलब है। उनको ये बात समझ ही नहीं आती कि बाजार भी आपकी आइडियोलॉजी को पुश करने का एक बहुत बड़ा साधन हो सकता है। आप अपने आसपास जितने भी आपके एमएलएज हैं, एमपीज हैं, ब्यूरोक्रेसी, आप उनसे पूछिए कि जब हलाल का लोगो बन सकता है तो जैन फूड का लोगो क्यों नहीं बना? वैष्णव फूड का लोगो क्यों नहीं बना? वेजिटेरियन फूड का लोगो क्यों नहीं बना? डॉट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लोगो सर्टिफिकेशन की बात कर रहा हूं। हमारे सर्टिफिकेशन सिस्टम कहां है? वैष्णव फूड के सर्टिफिकेशन सिस्टम कहां है? कुछ नहीं किया हमने एज ए समाज। तो आप समझिए कि हम कितने मानसिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं। इस बात को आपको समझना होगा। आगे बढ़ते हैं। जो डेफिनेशन है, मैं ये डेफिनेशन कहां से पढ़ रहा हूं? देखिए, आप ये कह सकते हैं कि ये भारत की डेफिनेशन है, ये पाकिस्तान की डेफिनेशन है, ये सऊदी अरेबिया की, हम इसको नहीं मानते। मैं जो आपके सामने डॉक्यूमेंट पढ़ रहा हूं, आप भी इंटरनेट से डाउनलोड कर लीजिए। टाइप करिएगा CAC, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, GL/GL मतलब जनरल गाइडलाइंस 24, CAC/GL 24 1997 में बन गई थी। आज कौन सा साल है? तब से ये लोग काम कर रहे हैं अंतरराष्ट्रीय लेवल पे, हम सो रहे हैं। आप उस गाइडलाइन को डाउनलोड करिए, और वो गाइडलाइन है जनरल गाइडलाइन फॉर यूज ऑफ टर्म हलाल इन फूड प्रोडक्ट्स। मैं भी फूड की बात कर रहा हूं, फिर नॉन फूड की मैं अलग से चर्चा करूंगा। ये गाइडलाइंस साफ साफ कहती हैं, लेकिन हम लोग पढ़ते नहीं। मेजर्स जो आपको चाहिए गाइडलाइन के लिए, ये है सारे प्री पैकेज्ड फूड। मतलब आप जो भी प्रोडक्ट प्री पैकेज्ड फूड, चाहे आप मीट की बात कर रहे हैं, मिल्क की बात कर रहे हैं, डेयरी की बात कर रहे हैं, बिस्किट्स की बात कर रहे हैं, बेकरी की बात कर रहे हैं, जूसेस की बात कर रहे हैं, कोई भी प्री पैकेज्ड फूड है, वो आपको हलाल कब कहलाओगे? जब आप इसमें जो दी गई गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करोगे। अब वो गाइडलाइंस क्या कहती हैं, मैं उस पे आ रहा हूं। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, पेशेंस रखिएगा, क्योंकि जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हलाल फूड डेफिनेशन क्या बोलती है? हलाल फूड्स मींस फूड परमिटेड अंडर द इस्लामिक लॉ एंड शुड फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशंस। डज नॉट कंटेन और एनीथिंग विच इज कंसिडर्ड टू बी अनलॉफुल अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ। इस्लामिक लॉ मतलब शरिया। अगर शरिया के अंदर ये लिखा हुआ है कि ये चीज सही नहीं है या गलत है, आपको वो मानना होगा। और ये इस्लामिक कानून के हिसाब से प्रोडक्शन अगर आप करोगे तो तभी मिलेगा। हैज नॉट बीन प्रिपेयर्ड, processed, transport or stored using any other appliance or facility that was not free from anything unlawful according to Islamic law। इसका मतलब आपको सिर्फ प्रोडक्शन ही नहीं करना है, आपको प्रोसेसिंग भी, पैकिंग भी, ट्रांसपोर्टेशन भी, उसका इस्तेमाल भी, उसका रॉ मटेरियल भी, सब कुछ इस्लामिक कानून के हिसाब से यानी कि शरिया के कानून से करना होगा, तभी आपको हलाल सर्टिफिकेट मिल सकता है। Has not in course of preparation, processing, transportation or storage been in direct contact with any food that is not as per Sharia law। अगर ऐसा फूड किसी और फूड के टच में भी आ गया या उसके साथ आपने ट्रांसपोर्ट कर दिया, उसके साथ रख दिया, मतलब कंटेमिनेशन हो गया हलाल फूड का नॉन हलाल फूड के साथ। मतलब अगर खाना शरिया कानून के हिसाब से नहीं बना हुआ है और उसको अगर आपने शरिया कानून के हिसाब से बने हुए खाने, जिसको हम हलाल फूड कहते हैं, उसके साथ अगर वो टच भी हो गया
या आपने उनको साथ साथ भी रख दिया तो वो हलाल नहीं कहलाएगा। इसका मतलब ये है कि जहां पे हलाल फूड होगा वहां पे दूसरा जिसको वो हलाल नहीं मानते हैं, अगर वो फूड रखा हुआ भी है चाहे आपके स्टोर में, स्टोर रूम में, तो उसको सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है, अब आप इसका इंप्लीकेशन समझिए। जो सुपरमार्केट्स हलाल में डील कर रही हैं, अगर उनका मान लीजिए मार्केट हलाल का है तो वो नॉन हलाल फूड को साथ में नहीं रखेंगे। इसका मतलब जहां पे मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा है, बड़ा बाजार अगर मुस्लिम आबादी का है, तो नॉन मुस्लिम व्यापारियों के फूड और गैर शरिया कानून से बना हुआ कोई भी आइटम वो नहीं रखेंगे, क्योंकि उसको वो हलाल नहीं कह पाएंगे और मुस्लिम कंज्यूमर को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। तो एक आप इकोनॉमी में डिवाइड क्रिएट कर रहे हैं, और ये डिवाइड, इसका मतलब ये है कि मुस्लिम समाज जहां पे पॉपुलेशन में ज्यादा है, मार्केट ज्यादा है, वहां पे जब तक आप शरिया कानून फॉलो करके अपना बिजनेस नहीं चला सकते, आपको हलाल नहीं मिलेगा। और जब तक आपको हलाल नहीं मिलेगा, मुस्लिम कम्युनिटी वो प्रोडक्ट नहीं खरीदेगी और आप उस बाजार से बाहर हो जाएंगे। एक बाजार को रिलीजियस ताकत के रूप में अपनी फिलॉसफी को पुश करने और प्रमोट करने के लिए किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको हलाल में सीखने को मिलता है। क्या हमारे कानून बनाने वालों ने, हमारे पॉलिसी मेकर्स ने, हमारी पार्लियामेंट ने कभी इस बात को इस नजर से सोचा है? इस बात को हमें समझना होगा। क्या ये भारत में, जिसको हम कहते हैं डिवीजन बिटवीन सोसाइटी, कि हम धर्म के आधार पर विभाजन कर रहे हैं, क्या संविधान इसकी इजाजत देता है? ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पे हमने आज तक कभी चर्चा नहीं करी, और आज उस चर्चा को करने की जरूरत है। पहला कदम योगी सरकार ने उठाया है, लेकिन अगर बाकी देश सोता रहा तो ये सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड होती रहेगी। इस बात को समझना होगा। इस बात को और हमें जानना पड़ेगा कि जब भी हम हलाल टर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें कुछ चीजें और इंपॉर्टेंट है जिसको समझना होगा। जितना भी रॉ मटेरियल है, अगर हम फूड बना रहे हैं, अंडर द इस्लामिक लॉ ऑल सोर्सेज ऑफ फूड आर लॉफुल एक्सेप्ट द फॉलोइंग एंड देयर डेरिवेटिव्स। अब शरिया कानून क्या बोलता है कि सारे जो खाने हैं वो लॉफुल हैं, मतलब हलाल हैं, लेकिन बाकी जो नाम नीचे दिए गए हैं उनको छोड़ के। और हलाल में किन किन चीजों को हलाल नहीं माना जाता है, अब मैं थोड़ी सी उसकी चर्चा कर रहा हूं ताकि आपको इस बात समझ में आ जाए। पेशेंस रखिएगा। इसके बाद मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जो शायद आपको शॉकिंग लगे। फूड ऑफ एनिमल ओरिजिन, सुअर को हलाल नहीं माना जाता। डॉग्स, स्नेक्स एंड मंकीज, अगर इसका कोई मीट बनाता है या इनके कोई प्रोडक्ट का इस्तेमाल करता है तो उसको हलाल नहीं मिल सकता। कार्निवोरस एनिमल, मतलब जो मांसाहारी जानवर हैं, जिनके पंजे हैं और जिनके नुकीले दांत हैं, जो हमारे कार्निवोरस दांतों की हम बात करते हैं, जैसे शेर, टाइगर, भालू और ऐसे जानवर जिनके पंजे हैं और कार्निवोरस दांत हैं, इनको कभी हलाल नहीं माना जा सकता। वो चिड़ियाएं या पक्षी जिनके पंजे हैं, जैसे चील, बाज, इनको हम कभी भी हलाल नहीं मान सकते। चूहा और सिमिलर जो पेस्ट्स हैं, जो रेप्टाइल्स आपके हैं, उनको भी हलाल नहीं माना जा सकता। एनिमल्स फॉरबिडन टू बी किल्ड इन इस्लाम, वो प्राणी जिनको इस्लाम में मारने से मना किया गया है, जैसे चींटियां, मधुमक्खियां और जो वुड पैकर होते हैं, आपने कटफोड़ा जो देखा होगा, जो पेड़ों पे रहता है। एनिमल्स विच आर कंसिडर्ड रिपल्सिव जनरली, लाइक वो एनिमल जो घृणा लायक योग्य हैं, जैसे जुएं, मक्खियां, मैगट्स, मतलब जो कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं, जो उनके लार्वा टाइप होते हैं, मैगट्स, ये भी हलाल के योग्य नहीं है। एनिमल्स दैट लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, जैसे आपके क्रोकोडाइल है, मेंढक हैं, जो जमीन में भी रहते हैं, पानी में भी रहते हैं, इनको भी हलाल नहीं माना जा सकता है। म्यूल्स एंड डोमेस्टिक डोंकीज, मतलब खच्चर और गधे,
इनको भी हलाल नहीं होगा। ऑल पॉइजनस एंड हैजार्डस एक्वेटिक एनिमल, पॉइजनस और हैजार्डस जो पानी में रहने वाले जंतु हैं वो भी हलाल नहीं होंगे। एनी अदर एनिमल नॉट स्लॉटर्ड अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ, अगर आपने किसी भी जानवर, चाहे वो मुर्गी है चाहे वो मछली है, अगर आपने इस्लामिक रीति रिवाज से उनकी स्लॉटरिंग नहीं करी है या उनकी कटिंग नहीं करी है या ड्रेसिंग नहीं करी है, जो भी शब्द आप समझते हैं, या उनकी बलि नहीं चढ़ाई है, तो वो सारी चीजें हलाल में नहीं आएंगी। इसका मतलब अगर आप एनिमल प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं, आपको शरिया जानना जरूरी है। उस हिसाब से अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपको हलाल सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता है। तो ये हलाल कोई क्वालिटी की बात नहीं है, इस बात को आप समझिए। इसमें नाम हाइजीन की बात कर रहे हैं, नाम इसमें क्वालिटी की बात कर रहे हैं, नाम इसमें शेल्फ लाइफ की बात कर रहे हैं, नाम इसमें प्योरिटी की बात कर रहे हैं। हम किसी चीज की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं आपको शरिया के हिसाब से अगर आप बिजनेस करोगे तो हलाल के एंटाइटल्ड हो, अगर आप शरिया के हिसाब से काम नहीं करते हो तो आप हलाल के एंटाइटल्ड नहीं हो। और एक प्रोडक्ट है ब्लड, जिसको हम हलाल सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। ये तो थे एनिमल प्रोडक्ट्स। अब हम प्लांट प्रोडक्ट्स की बात करते हैं कि वो पदार्थ या हैजार्डस प्लांट और इंटॉक्सिकेशन प्लांट जिनसे नशा होता है, जैसे ड्रग्स हैं, गांजा है, भांग है, इस तरह की चीजें, इनको भी कभी हम हलाल नहीं दे सकते। एल्कोहलिक ड्रिंक्स, शराब, अगर कोई मुसलमान शराब पीता है, शराब पे कभी आपको हलाल नहीं मिलेगा, लेकिन सब पीते हैं। मजे की बात देखिए, सारे आपके मुस्लिम दोस्त शराब पीते होंगे, मेरे बहुत सारे मुस्लिम दोस्त शराब पीते हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि जो लोग ड्रिंक करते हैं वो हलाल नहीं है लेकिन करते हैं। इस बात को समझना होगा। दूसरी तरफ बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जिसमें अल्कोहल डलता है। अब यहां सुविधा के हिसाब से इंटरप्रिटेशन है। अगर आप जो कट्टर इस्लामिक लोग हैं उनसे बात करेंगे तो कहेंगे नहीं जी, दवाई में भी अगर अल्कोहल है तो दवाई भी लेना हराम है। लेकिन बहुत सारे प्रोग्रेसिव मुस्लिम ये बोलते हैं कि अगर दवाई में अल्कोहल है तो दवाई हम नशे के लिए नहीं ले रहे हैं, हम ट्रीटमेंट के लिए ले रहे हैं, इसलिए वो अल्कोहल लेना जायज है। अब आप सोचिए कि जब शरिया बना था तो क्या उस समय मॉडर्न मेडिसिन थी, क्या मॉडर्न सिस्टम्स थे, क्या उस समय सैनिटाइजर्स थे जैसे आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं थे ना। तो उस समय इन सबको बैन कर दिया गया था। आज जब जरूरत पड़ी तो जरूरत के हिसाब से हमने शरिया को बदल लिया। कहने का मतलब क्या है कि जहां इच्छा है वहां मतलब के हिसाब से हम बदल लेंगे, लेकिन बाकी पूरी दुनिया को कहेंगे कि कुरान और शरिया को बदला नहीं जा सकता है। तो ये जो एक राजनीति चलती है धर्म के नाम पे, इसको समझना भी जरूरी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सामने आ रही है, जिसको भारत का संविधान इजाजत नहीं देता, लेकिन वो प्री कंडीशन है हलाल के लिए। ऑल लॉफुल लैंड एनिमल शुड बी स्लॉटर्ड इन कंप्लायंस विद द रूल्स लेड आउट इन शरिया। पहली बात तो यह है कि आपको शरिया के हिसाब से। अब उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इस बात को समझने का, द पर्सन शुड बी ए मुस्लिम। इसका मतलब यह है कि जितना मीट उद्योग है वो सिर्फ मुसलमानों के हाथ में होगा अगर आप हलाल मीट कर रहे हैं। अब इसका आप इंप्लीकेशन देखिए। भारत से बहुत सारा मीट एक्सपोर्ट होता है और मिडिल ईस्ट कंट्रीज में जाता है, उन देशों में जाता है जहां पे मुस्लिम समाज है, सोसाइटी है, कानून है। वो तभी आप मीट एक्सपोर्ट कर पाएंगे अगर वहां पे स्लॉटरिंग मुसलमान कर रहा होगा। उसकी पूरी जो हैंडलिंग है, प्रोसेस है, वो मुसलमान ही करेगा। इसका मतलब एश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट फॉर मुस्लिम। अगर नॉन मुस्लिम आप हो, आपने बहुत ही अच्छा भी प्रोडक्ट बना दिया, क्योंकि आप मुसलमान नहीं हो, आपने शरिया कानून भी फॉलो कर लिया। अब समझिए इसको, आपने, मैं हिंदू हूं, मैंने पूरा शरिया कानून पढ़ा, उस हिसाब से प्रोडक्ट बनाया, एक्सपोर्ट किया, उस पे भी मुझे हलाल नहीं मिलेगा क्योंकि मैं मुसलमान नहीं हूं। इस बात को समझना होगा। इसका मतलब यह है कि इकोनॉमी में अगर आज हम भारत से करीब 6-7 बिलियन डॉलर का मीट एक्सपोर्ट करते हैं तो वो सारा का सारा मुस्लिम कम्युनिटी के माध्यम से ही जाएगा। नॉन मुस्लिम उस व्यापार में, हलाल व्यापार में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। इसीलिए आप अपने आसपास देखिए समाज में,
जितना भी आपके शहरों में मीट का बाजार है, मीट की मंडियां हैं, मुर्गियों की मंडियां हैं, वो किनके कब्जे में है? तो भारत की अर्थव्यवस्था का पूरा लाइव स्टॉक सेक्टर, खासकर जो मीट का सेक्टर है, वो मुस्लिम कम्युनिटी के हवाले है। अब आप कहेंगे कि हम हिंदू हैं, हम नहीं मानते हैं स्लॉटरिंग। मैं बिजनेस में अलग अलग लोगों को जानता हूं, मैं जैन लोगों को भी जानता हूं जिनके पोल्ट्री फार्म्स हैं, जिनकी मुर्गियां स्लॉटर होती हैं, फीड में है उनकी मुर्गियां स्लॉटर होती हैं, व्यापार में है जो ट्रेड करते हैं, जो दुकानें हैं वहां पे वो मीट प्रोडक्ट भी बेचते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बाकी कम्युनिटीज व्यापार नहीं करती, लेकिन अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं किसी भी मुस्लिम कंट्री में, तो इनडायरेक्टली भारत की इकोनॉमी में भी आपको यह कह दिया गया है, लाइक ए रिजर्वेशन, कि अगर मुस्लिम इन्वॉल्व नहीं है स्लॉटरिंग में तो हम आपका माल नहीं लेंगे। भारत का संविधान यह कहता है कि आप धर्म के आधार पे किसी का भी भेदभाव नहीं कर सकते। ये भारत का संविधान है। एक तरफ संविधान है कि आप भेदभाव नहीं कर सकते, मतलब अगर मैं स्लॉटरिंग करना चाहता हूं किसी एक्सपोर्ट हाउस में, तो भारत का संविधान मुझे इजाजत देता है, लेकिन हलाल का सर्टिफिकेट इजाजत नहीं देता है। तो अब भारत का संविधान ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ या हलाल ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ? सोचिए इसके बारे में। इस मुद्दे पे भारत सरकार क्या कर रही है? उसके अलावा जब भी आप एनिमल स्लॉटरिंग करते हैं तो आपको बिस्मिल्लाह बोलना मैंडेटरी है। इसका मतलब आप वहां पे जय श्री राम या जय बजरंग बली या हर हर महादेव कुछ नहीं बोल सकते। आपको सिर्फ बिस्मिल्लाह बोलना पड़ेगा। अगर आप चुप भी रहते हैं तो वो भी अलाउड नहीं है, आपको बोलना ही पड़ेगा, और वो भी लाउडली बोलना पड़ेगा, मन मन में नहीं। तो आपको जितने आप जानवर काटेंगे उतनी बार आपको बिस्मिल्लाह बोलना ही पड़ेगा। आप चाहे बिस्मिल्लाह बोलें या अल्लाह अकबर बोलें, लेकिन जोर से बोलना पड़ेगा। ये हलाल की प्री कंडीशन है। तो दोस्तों, जो इतना बड़ा बाजार हम खड़ा कर रहे हैं हलाल के नाम पे, क्या हम उसमें एक रिलीजन बेस पे इकोनॉमी को डिवाइड कर रहे हैं? क्या ये भारत जैसे कॉम्प्लेक्स सोसाइटी के लिए, अगर सारे ही मुसलमान होते तो हमें कोई एतराज नहीं था, लेकिन जहां पे संविधान हमें बराबरी का हक देता है, वहां पे हलाल सर्टिफिकेशन सिस्टम हमें एक दूसरे से अलग करता है, हम एक दूसरे के व्यापार में घुसने से मना करता है। क्या ये उचित है? क्या ये सही है? ये हमें समझना होगा। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण थी। मैंने सोचा कि आपको मैं इसके फंडामेंटल समझा दूं। बाकी और बहुत सारी चीजें हैं, टेक्निकल चीजें हैं, मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा और उसमें टेक्निकलिटीज पे जाऊंगा। लेकिन आज जो मैंने आपसे बात करी वो हलाल के पीछे जो फिलॉसफी है, जो प्रिंसिपल्स है, मैंने उसकी बात करी। आपको क्या लगता है कि जैसे जैसे जो योगी सरकार ने कहा कि हर प्रोडक्ट पे आप हलाल लगते जा रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप एक एक करके सारे प्रोडक्ट्स को बाकी कम्युनिटी से हटा रहे हो और सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी ही उस व्यापार में डोमिनेंट होगी, चाहे वो मैन्युफैक्चरर्स हैं चाहे कुछ है। और दूसरी बात, अगर आप हलाल का मार्केट क्रिएट कर रहे हो तो मतलब आपको शरिया पढ़ना पड़ेगा, शरिया को मानना पड़ेगा, शरिया के हिसाब से आपको अपने फैक्ट्री के सिस्टम बनाने पड़ेंगे, अपने लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा। और अगर आप शरिया नहीं पढ़ाते हो तो आपको हलाल का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, और अगर आपको हलाल का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तो आपको बाजार में घुसने नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब अगर आप बाजार में आना चाहते हैं तो आपको शरिया पढ़ना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा, इवन अपने बिजनेसेस में। मैं पर्सनल लाइफ की बात नहीं कर रहा। क्या कहना है दोस्तों आपका इसके बारे में? ध्यान से सोचिएगा। और जो मैंने आपको बताया, इंटरनेट पे जाइए, हलाल के बारे में पढ़िए और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपके अगर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक वंदे मातरम।